हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चरण's फाइनेंस। फ्रेंड्स, एक नया कंपनी का आईपीओ आ चुका है और इस कंपनी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर शॉप है और उस स्टोर का नाम है बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस स्टोर में मैं कई बार जा चुका हूं और इनफैक्ट वहां से सामान भी खरीदा हूं। तो मैं आज तक ये सोचता था कि ये जो सारे बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर है ऑल ओवर इंडिया, दे आर ओन्ड बाय बजाज ग्रुप, जिनके अंडर बजाज ऑटो या बजाज फाइनेंस जैसे बड़े दिग्गज कंपनीज हैं। बट जब मैं इस कंपनी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड का आरएचपी पढ़ रहा था, तब पता चला कि बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रिटेल स्टोर्स है, दे आर ओन्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। तो जब इनका आरएचपी में बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स जो इनका ब्रांड है, जब ये पता चला, देन आई गॉट वेरी एक्साइटेड, क्योंकि बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टोर्स है दे आर वेल मैनेज्ड, उनका प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का पूरा एनालिसिस करेंगे। कंपनी का जो आईपीओ डिटेल्स है, कंपनी का फाइनेंशियल्स, बिजनेस और किस तरह का वैल्यूएशन वो लेके आ रहे हैं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सारे पैरामीटर्स है, बिजनेस, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन, ये सारे चीज को समझने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले कंपनी का आईपीओ डिटेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है अक्टूबर 4 से लेकर अक्टूबर 7 तक। 10 रुपीज इज फेस वैल्यू पर शेयर। और इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है दैट इज फ्रॉम 56 टू 59। एक लॉट में 254 शेयर्स मिलेंगे और इशू साइज है 500 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी 500 करोड़ मार्केट से उठा रही है और इनका जो शेयर्स है हमारे जो दो बड़े दिग्गज एक्सचेंजेस है, बीएसई एंड एनएसई में लिस्टेड होंगे। इस कंपनी का प्रमोटर्स है मिस्टर पवन कुमार बजाज एंड करण बजाज, और इन दोनों के पास कंपनी का लगभग 100% ओनरशिप है। तो चलिए अब ये आईपीओ का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं कि ये कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रही है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये कंपनी 500 करोड़ मार्केट से रेज कर रही है एंड दिस इज कंप्लीटली फ्रेश इशू। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कोई भी आईपीओ में। हमको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए या पढ़ के समझना चाहिए कि कितना ऑफर फॉर सेल है और कितना फ्रेश इशू है। तो जो भी फ्रेश इशू होता है वो कंपनी का बिजनेस में वापस जाके लगता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा 500 करोड़ वापस बिजनेस में डाल दिया जाएगा। अगर इस पिक्चर में हम देखेंगे, कंपनी ने अपना जो ऑब्जेक्टिव है कि ये जो 500 करोड़ मार्केट से उठा रही है, किस तरह उसको यूज करेगी, अच्छी तरह से प्रेजेंट की है। सबसे पहला रीजन है फंडिंग ऑफ कैपेक्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ रिटेल स्टोर्स एंड वेयर हाउस। इस एक्सपेंशन के लिए कंपनी खर्चा करेगी 111 करोड़ और ये 111 करोड़ को 3 साल में खर्चा किया जाएगा। FY23 में 23 करोड़, 24 में लगभग 47 करोड़ और FY25 में 41 करोड़ कंपनी खर्चा करेगी, जिसमें वो नए नए स्टोर्स एंड वेयर हाउस बनाएंगे। और दूसरा रिक्वायरमेंट है फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे कंपनी 222 करोड़ खर्चा करने वाली है, उसमें से 100 करोड़ FY23 में और 120 करोड़ FY24 में कंपनी खर्चा करेगी। थर्ड रिक्वायरमेंट इज, यहाँ पे कंपनी कुछ कर्जा चुकाना चाहती है, तो यहाँ पे 55 करोड़ कंपनी अपना कर्जा कम करेगी। तो नेक्स्ट चलिए कंपनी का बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बिजनेस बहुत ही सिंपल है। ये कंपनी एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का रिटेलर है और ये इंडिया का चौथा लार्जेस्ट कंपनी है इस सेक्टर में। तो यहाँ पे कंपनी जो स्टोर्स ऑपरेट करती है उसका ब्रांड नेम्स है बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट, किचन स्टोरेज। बट जो प्रीडोमिनेंट स्टोर्स इनका है वो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स है। टोटल स्टोर्स है 112 और 112 में से 89 स्टोर्स बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इस कंपनी का बिजनेस काफी कंसंट्रेटेड है साउथ के 2 स्टेट्स आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कंपनी का टोटल स्टोर्स है 112, उसमें से 104 सिर्फ एपी एंड तेलंगाना में है और 8 स्टोर्स एनसीआर में है। ये कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर इन इंडिया और इनका जो प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो और काफी वास्ट है। तो यहाँ पे कंपनी जो लार्ज अप्लायंसेस होते हैं जैसे टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, वो बेचते हैं। मोबाइल एक बहुत बड़ा कैटेगरी है इनका, मोबाइल एंड मोबाइल एक्सेसरीज। फिर ये जो स्मॉल अप्लायंसेस होता है जैसे मिक्सर ग्राइंडर या जो ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स है वो भी कंपनी बेचती है। तो यहाँ पे जो लार्ज अप्लायंसेस होते हैं वो लगभग 50% कंट्रीब्यूट करते हैं टू द कंपनीज रेवेन्यू। और यहाँ पे कंपनी का बहुत अच्छा टाई अप है विथ बिग ब्रांड्स एंड एमएनसी कंपनीज लाइक सैमसंग, एलजी, सोनी, और मोबाइल में जैसे सैमसंग, एप्पल और जो चाइनीज
मोबाइल वेंडर से, वन प्लस, Xiaomi, उन सब के साथ इनका टाई अप है। अगर इनका आप स्टोर कभी विजिट किए होंगे या करेंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा, जो भी बड़े-बड़े रेप्यूटेड ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स है वो इनके स्टोर्स में अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे कंपनी अपना जो बिजनेस है उसको 3 तरह से ऑपरेट करती है। एक है थ्रू रिटेल स्टोर्स, नंबर 2 इज होलसेल, मतलब ये कंपनी जो छोटे दुकानदार होते हैं उनको भी होलसेल में अपना प्रोडक्ट्स बेचती है। एंड थर्ड इज ई कॉमर्स। तो चलिए अब कंपनी का जो फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने आईपीओ ऑब्जेक्टिव में बताया कि कंपनी 111 करोड़ खर्चा करने वाली है नए स्टोर्स एंड वेयर हाउस ओपन करने में। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं कंपनी किस तरह का स्टोर्स और कौन से लोकेशन में ओपन करने जा रही है। तो यहाँ पे कंपनी एमबीओ स्टोर्स यानी मल्टी ब्रांड आउटलेट स्टोर्स ओपन करने जा रही है। FY23 में 10 स्टोर ओपन करेंगे, FY24 में 20, FY25 में 18 स्टोर्स, तो टोटल 48 एमबीओ स्टोर्स ओपन करेंगे। आउट ऑफ 48 एमबीओ स्टोर्स उनमें से 26 स्टोर्स एनसीआर में ओपन किया जाएगा। तो इसका मतलब कंपनी एपी एंड तेलंगाना में तो डोमिनेंट है ही, और ये अभी एनसीआर में अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट ये कंपनी बैंगलोर, मुंबई एंड पुणे जैसे शहर में अपना फोकस बढ़ाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट ईबीओ स्टोर्स यानी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट स्टोर्स, तो यहाँ पे कंपनी FY25 तक टोटल 10 स्टोर ओपन करेगी, उसमें से 7 तेलंगाना में और 3 आंध्र प्रदेश में ओपन किया जाएगा। और वेयर हाउस की अगर बात करें तो यहाँ पे कंपनी FY24 में एक वेयर हाउस एनसीआर रीजन के लिए ओपन करेगी। तो क्योंकि एनसीआर में उनका अच्छा खासा प्लान है स्टोर्स बढ़ाने का, तो डेफिनेटली वेयर हाउस की भी जरूरत पड़ेगी। अब चलिए कंपनी का फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा इन लास्ट 3 इयर्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं FY20 में कंपनी का रेवेन्यू था 3172 करोड़, 21 में 3201 करोड़ एंड FY22 में बढ़ के हो गया 4349 करोड़। तो देखिए FY21 एंड FY22 ये 2 ईयर्स में कोविड का जमकर इम्पैक्ट हुआ था, फिर भी कंपनी का टॉप लाइन में कोई असर नहीं हुआ। और इस साल का फर्स्ट क्वार्टर यानी Q1 FY23 में कंपनी ने रेवेन्यू किया है 1408 करोड़ का। इसको अगर हम एनुअलाइज करें तो FY23 का रेवेन्यू निकल के आता है 5632 करोड़। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो FY21 में 81 करोड़, 21 में 58 करोड़, 22 में 103 करोड़ एंड Q1 ऑफ FY23 40 करोड़। अगेन उसको अगर हम एनुअलाइज करें तो FY23 में पैट निकल के आता है 160 करोड़। अगर कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखें तो Q1 FY23 में था 1.36, अगर उसको हम एनुअलाइज पकड़ें तो लगभग 5.44 आता है। और कंपनी का डेट देखें तो FY20 से लेके FY22 तक कंपनी का डेट अराउंड 500 करोड़ का रेंज में रहा है। और जैसे हमने कंपनी का आईपीओ ऑब्जेक्टिव में देखा है, वो लोग 55 करोड़ का कर्जा कम कर रहे हैं, तो FY23 में मान के चल सकते हैं कि कंपनी का डेट रह जाएगा 420 करोड़। बट सबसे अच्छा चीज है कि कंपनी का जो डेट है वो कंसिस्टेंटली सेम रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है, विच इज ए पॉजिटिव थिंग। अगर हम यहाँ पे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखेंगे तो यहाँ पे नंबर्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। 2020 में कंपनी का नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज था 36 करोड़, जब FY20 में उनका पैट था 81 करोड़, विच इज ए कन्वर्जन ऑफ अराउंड 38%। FY21 में कंपनी ने 64 करोड़ कैश जनरेट किया फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जब उनका पैट था सिर्फ 58 करोड़। तो कैश जनरेशन इज मोर देन द पैट। यहाँ पे 2022 में भी कंपनी ने कैश जनरेट किया 121 करोड़, जब उनका पैट था सिर्फ 103 करोड़। तो यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज एक्सीडिंग देयर पैट, तो विच इज ए वेरी वेरी पॉजिटिव पॉइंट कि कंपनी का जो ऑपरेशन है वो काफी एफिशिएंट है। तो यहाँ पे अगर हम फ्री कैश फ्लो देखते हैं, मतलब नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं तो FY21 एंड FY22 एंड इवन Q1 ऑफ FY23 में कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया है। 2016 से लेकर 2021 तक कंपनी का रेवेन्यू 18% CAGR में ग्रो किया है, इसीलिए ये इंडिया का हाईएस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है। और पिछले 3 साल में कंपनी का जो एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 16% है। तो यहाँ पे कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है, कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन बोथ, और कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लो भी जनरेट कर रही है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स आर लुकिंग गुड। नाउ मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज वैल्यूएशन। तो यहाँ पे कंपनी शेयर प्राइस इशू करने वाली है 59 रुपीज पर शेयर में, और ये एक फ्रेश इशू है और जिसका साइज है 500 करोड़। तो आईपीओ में जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी जारी करेगी उसका काउंट है 500 डिवाइडेड बाई 59,
वो निकल के आता है 8.5 करोड़। एग्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग शेयर है 30 करोड़ और ये 30 करोड़ शेयर्स जो कि कंपनी के ओनर्स के पास है। सो टोटल शेयर्स आफ्टर दिस आईपीओ विल बिकम 30 प्लस 8.5 करोड़ जो कि हो जाएगा 38.5 करोड़। और हमने फाइनेंशियल्स पर डिस्कस किया, कंपनी का FY23 पैट एनुअलाइज्ड बेसिस में निकल के आता है 160 करोड़। तो यहाँ पे अगर हम ईपीएस कैलकुलेट करते हैं आफ्टर आईपीओ कंसिडरिंग द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आफ्टर आईपीओ, तो ईपीएस निकल के आता है 160 पैट डिवाइडेड बाय 38.5 जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे आफ्टर आईपीओ, तो यहाँ पे ईपीएस निकल के आता है 4.1। नाउ कैलकुलेटिंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आएगा शेयर प्राइस विच इज 59 डिवाइडेड बाय ईपीएस विच इज 4.1, तो पी निकल के आता है 14.3। तो FY23 का अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें, फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो निकल के आता है 14 टाइम्स, जो कि मुझे लगता है बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर है, वैल्यूएशन बहुत ही रीजनेबल है। इनफैक्ट आई विल टेल बहुत सही प्राइस में कंपनी शेयर्स इश्यू करने जा रही है। अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है चैलेंज फ्रॉम ई कॉमर्स। तो देखिए जो ई कॉमर्स सेक्टर है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, तो वहाँ पे भी काफ़ी डिमांड आता है इस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ई कॉमर्स विल किल दिस ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स, बट मेरा जो पर्सनल व्यू है कि दो जो ई कॉमर्स एंड ऑफलाइन जो ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स है दोनों एग्जिस्ट करेंगे और दोनों इवन ग्रो भी करेंगे। तो ई कॉमर्स को इंडिया में आए हुए लगभग 10 साल हो चुका है। फ्लिपकार्ट एंड अमेजन एंड अदर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स आर एग्जिस्टिंग हियर फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम। फिर भी इसमें अभी ऐसा कोई इंडिकेशन आया नहीं है कि जो ऑफलाइन स्टोर से उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो डेफिनेटली जो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों साथ में ग्रो करेंगे। और जो दूसरा नेगेटिव है इस कंपनी के लिए वो है स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर्स। तो देखिए जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग सेक्टर में कुछ ऐसे बड़े बड़े हस्तियां हैं जैसे रिलायंस रिटेल विच इज ओन्ड बाय मुकेश अंबानी, देन क्रोमा ओन्ड बाय टाटा, फिर विजय सेल्स एंड आदित्य विजन जो और एक छोटा कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। तो यहाँ पे मुकेश अंबानी का ग्रुप एंड टाटा का ग्रुप से काफी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आ सकता है इस कंपनी के लिए। तो चलिए यहाँ पे कुछ डेटा डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन FY22 डेटा कि ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है इन कंपैरिजन टू देयर पीयर्स। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि क्या ये कंपनी टक्कर दे पाएगी या नहीं। तो यहाँ पे रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू है 1694 बिलियन रुपीज, क्रोमा का 82 बिलियन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का है 43 बिलियन। अगर हम यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन को देखें, ऑपरेटिंग मार्जिन से पता चलता है कि कंपनी किस तरह कितना एफिशिएंटली ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे रिलायंस रिटेल का मार्जिन है 6.1%, क्रोमा -1.4% विच इज ए सरप्राइज क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है, एंड इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट 6.7%। तो सबसे अच्छा मार्जिन है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का विच इज ए पॉजिटिव। पैट मार्जिन देखें, रिलायंस रिटेल 2.9%, क्रोमा अगेन नेगेटिव -5.4% एंड इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट 2.4% विच इज ऑल्सो गुड। इन्वेंट्री डेज देखें, रिलायंस रिटेल 46 डेज, क्रोमा 70 डेज बहुत ज़्यादा है एंड इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट 55 डेज। तो जितना ज़्यादा इन्वेंट्री जल्दी जल्दी खत्म होगा, इन्वेंट्री डेज जितना कम होगा उतना अच्छा है बिजनेस के लिए। वर्किंग कैपिटल डेज, रिलायंस रिटेल 7 डेज, क्रोमा -29, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट -50। ROCE रिलायंस रिटेल 23.5, क्रोमा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट 19.1, रिटर्न ऑन इक्विटी रिलायंस रिटेल 31.6, क्रोमा 94 एंड EMIL 17.4। तो यहाँ पे जो ROCE ROE नंबर्स भी काफ़ी अच्छा है। तो मुझे कोई भी एंगल से ये नहीं लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट है उसका मैट्रिक्स कम है कंपेयर टू रिलायंस रिटेल एंड क्रोमा, बट मुझे लगता है ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग का सेक्टर है ये सेक्टर ही इतना बड़ा है और ये आगे जाके बहुत बड़ा बनेगा क्योंकि अभी भी इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग है वो काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है, छोटे छोटे स्टोर्स में जाके लोग खरीदते हैं। बट ये जैसे आगे जाके ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बनेगा, जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगा, GDP ग्रो करेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा, तो डेफिनेटली ये सेक्टर भी बहुत बड़ा होगा और इस सेक्टर में जो प्लेयर्स है उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस IPO इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन मैंने प्रेजेंट किया वो कम्प्लीटली कंपनी का RHP से लिया गया है। तो मैं पर्सनली इस बिजनेस के बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये एक सिंपल एंड सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी बिजनेस है। कंपनी का ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छा है और कंपनी का जो IPO से ऑब्जेक्टिव है वो काफ़ी क्लीनली फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स दिखाई दे रहा है। कंपनी एग्रेसिव एक्सपेंशन मोड में जा रही है और सबसे बढ़िया चीज़ है कि कंपनी ने शेयर प्राइस को इन्फ्लेट नहीं किया है, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अपने शेयर्स
नए इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड हूँ और इस शेयर का आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करूंगा। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी इस कंपनी का आरएसपी को पढ़िए और अपना डिसीजन लीजिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये आईपीओ का एनालिसिस आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे जाके जो नए आईपीओज और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनका बिजनेस को एनालिसिस करूंगा जिसका प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छा दिख रहा हो। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।